नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए हुआ करती थी। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल किया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना आपको पड़ेगा ही। देश में 90% से ज्यादा करदाता 7 लाख रुपए से कम आय वाले हैं। 7 लाख रुपए से कम आय वालों की संख्या 7.5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है और इनसे मिलने वाला टैक्स कुल जमा टैक्स का मात्र 3% है। नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का भी विकल्प मौजूद रहने वाला है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। हमारे साथ जीके केडिया जी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं और टैक्स एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वेद जैन जी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के और ये भी टैक्स विशेषज्ञ हैं। वेद जैन जी, पिटारा 9 साल बाद खुला है, इसलिए थोड़ी सी खुशी तो है, कन्फ्यूज़न भी है थोड़ा सा नौकरी पेशा लोगों में। एक तो ये कि 7 लाख रुपए से 1 रुपए ज़्यादा भी अगर सैलरी ज़्यादा हुई, अमाउंट ज़्यादा हुआ तो टैक्स लगेगा। ये क्या सिस्टम है? देखिए क्या है कि वित्त मंत्री जी ने जब बजट बनाया तो छूट उन लोगों को दी जिनकी इनकम एक पर्टिकुलर कैटेगरी। बहुत लोगों की डिमांड थी कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत दिनों से नहीं बढ़ी है, बढ़नी चाहिए। तो वित्त मंत्री जी ने दिल खोल के वो छूट को दिया कि 5 लाख से सीधा 7 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन थी। ये मान के कि जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है वो टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाए। और जैसे आपने कहा कि सैलरी वाले को एक 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन एडिशनल दी तो आपको 7,50,000 यानी 62,500 रुपये पर मंथ मिलता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा। लेकिन जब 7 लाख से आप ऊपर क्रॉस करते हैं तो स्वाभाविक है कि साहब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें वित्त मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर आपकी 7 लाख से इनकम बढ़ गई तो जो आपको रिबेट मिलेगा, क्योंकि 7 लाख के इनकम पे उन्होंने स्लैब आपने देखा होगा 3 से 6 लाख का 5% और 6 से 9 लाख के ऊपर उन्होंने 10% का स्लैब रखा। तो 7 लाख पे अगर उस स्लैब को लगाऊं तो 25,000 रुपये की टैक्स बनती है। तो उन्होंने कहा कि आपको 25,000 का हम रिबेट दे रहे हैं, लेकिन ये रिबेट तभी मिलेगा जब आपकी इनकम 7 लाख रुपये या उससे कम होगी। अगर जैसे 7 लाख से आप क्रॉस करते हैं तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो आपका ये मानना बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी इनकम अगर आज की डेट में 7,10,000 हो जाती है तो मुझे 26,000 प्लस 4% जो उसके ऊपर सेस लगता है तो वो 27,040 रुपये का मुझे टैक्स देना पड़ेगा। जी। तो लेकिन ये क्योंकि ये छूट आपकी 25,000 की इसी शर्त पे है कि आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है। अगर आप क्रॉस करते हैं तो फिर आप इसके हकदार नहीं हैं। और दूसरी बात, ये छूट एक इंडिविजुअल को ही मिलेगी जो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी ये छूट नहीं मिलेगी। और HUF है, AOP है, उनको भी ऑप्शन दे दिया गया है कि आप नए रजीम में आइए। आप इसको स्कीम को समझने की कोशिश कीजिए। एक आइडिया ये है कि सरकार, वित्त मंत्री चाह रहे हैं कि नए रजीम में आ जाइए, आपको एग्जम्पशन डिडक्शन लेने की ATC में उसमें कोई लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसी में आ जाइए और आपको टैक्स कम लगेगा। वो स्लैब भी उन्होंने कम किए हैं। आप देखिए ना, 6 से 9 में 10% है, 9 से 12 में 15% किया, 12 से 15 में 20% किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी छूट दी है। जी। लेकिन ये आय पर नहीं है केडिया जी, ये सैलरी से मिलने वाली आय पर है। केवल आय पर ये छूट नहीं दी गई है, ऐसा क्यों? नहीं, ये जो छूट दी गई है, जो बात कर रहे हैं 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 87A का जो रिबेट मिलता है, जो 25,000 का रिबेट है, वो सबके लिए अवेलेबल है। अच्छा। वो सबके लिए अवेलेबल है, जिसकी भी जो भी इनकम होती है, चाहे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो, या इनकम फ्रॉम सैलरी हो, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, सब पर ये छूट मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जी। तो ये कन्फ्यूजन कहाँ से आया कि भाई जो सैलरी से मिलने वाली आय है उस पर ये छूट रहेगी? नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल सैलरी की आय पर मिलेगा। अब उसके अलावे जो है 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी की आय पर मिलेगा, किसी दूसरी इनकम पे वो नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो 87A की रिबेट है वो सब पर निश्चित रूप से मिलेगी। जी। अगर मेरी सैलरी 7 लाख नहीं बल्कि 10 लाख है तो मुझे क्या केवल 3 लाख रुपए पर अपना आयकर देना होगा
उस वक्त क्या स्थिति रहेगी? नहीं, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपया है हाँ। तो 10 लाख पे आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा नई स्कीम के हिसाब से, जो कि डिफॉल्ट स्कीम है हमारी, वो उस पर कैलकुलेशन किया जाएगा और 87A का रिबेट आपको उसमें नहीं मिलेगा। वो केवल तभी तक मिलेगा जब 7 लाख से कम, 7 लाख या उससे कम की आपकी इनकम है। जैसे ही 1 रुपया भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसा कि अभी कहा गया, डिस्कस किया, कि आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जी, तो अगर पुरानी रिजीम में जाऊं तो जो है इसमें थोड़ा सा सेटलमेंट हो सकता है, आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। पुरानी रजीम में भी लाभ बहुत सिंपल है कि उसमें भी ये कहा कि 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%। तो अगर आपकी इनकम, अगर पुरानी रजीम में भी 12,500 रुपये का रिबेट है, क्योंकि वहाँ 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। अगर मैं पुरानी रजीम में जाऊं तो आज की डेट में 2.5 से 5 पे 2.5 लाख के ऊपर 5% से 12,500 टैक्स बनता है, वो रिबेट बनता है। उसमें भी ये लिखा है कि 5 लाख की इनकम क्रॉस करने के बाद आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। अब मैं आपके एग्जांपल पे जाऊं, जो 10 लाख की इनकम है और आप सैलरी से इनकम मानते हैं, तो आपकी इनकम 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो 9,50,000 आपके रह गए, क्योंकि आप 7 लाख से मिल गए तो आपको रिबेट मिलेगा नहीं। अब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, 3 से 6 पे 15,000 और 6 से 9 पे 10% के हिसाब से 30,000, 45,000 और 5,000 के ऊपर 20% के हिसाब से और 15% के हिसाब से 4,555। तो उसके ऊपर अगर टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो ये कैलकुलेशन 15-45 और जो आपकी वो बची 50,000 के ऊपर 4500, तो 49,500 रुपीज़ प्लस 4% जो सेस है वो लगकर आपके ऊपर टैक्स आएगा। तो आप अनुमान लगाइए कि आपकी लगभग 10 लाख इनकम होने के बावजूद आप 50,000 के करीब टैक्स दे रहे हैं, जो 5% के करीब है। जी। तो अपने आप में बहुत बड़ी छूट है। आप 10 लाख की इनकम अच्छी खासी बड़ी इनकम होती है। जी। नए रिजिम में ये 45,000 क्या फिक्स कर दी गई है? नहीं, 45,000 फिक्स नहीं की, स्लैब बनाया ना ये। देखिए 3 से 6 5% 15,000 हो गया, 6 से 9 10% 30,000 45,000 हो गया। और आपकी क्योंकि इनकम 10 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 के बाद आपके पास 9.5 लाख बचे, तो 50,000 का और बचा, वो स्लैब 15 में जा रहा है। तो 50,000 का 15% पे जाऊँ तो 7,500 रुपये उसके ऊपर टैक्स आता है, 15% के हिसाब से लगाऊं तो 15 + 30 + 7,500, तो 52,500 रुपये आपके ऊपर टैक्स बन गया, तो आपको वो देना पड़ेगा। चलिए, बहुत सारे सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। कोई सवाल? स्क्रूटनी का भी चेंजेस बहुत सारे आए हैं। लाइक उन्होंने बोला है कि 1 लाख नए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। जो हमारा एवरेज जो हमारा इंटीमेशन पीरियड रहता है वो 48 डेज से 16 डेज हो गया है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो हमारे टैक्स कलेक्शन को या ट्रांसपेरेंसी को कैसे इफेक्ट करेगा? स्वाभाविक है कि ऑफिसर की भी रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी और वही तभी देख पाएंगे। और अल्टीमेटली रेवेन्यू और टैक्स डिपार्टमेंट का पर्पज़ क्या है कि आपकी इनकम को, आय को वेरीफाई करना। अगर आपने ठीक तरह से इनकम दिखाई है और रिटर्न ठीक भरी है तो आपको चिंता की बात नहीं है, जवाब आएगा, आप जवाब दे दीजिए। और जो टाइम पीरियड रिड्यूस करने की बात है जवाब, तो उसमें देखिए वो तो स्वाभाविक है, कंप्यूटराइजेशन का ज़माना हो गया, फास्ट हो गया। अब आप पहले चिट्ठी डालते थे, आपको वहाँ से आने में 3 दिन लगते थे, आप जवाब देते थे 3 दिन, तब तो कंप्यूटर पे ईमेल आती है या आपको पोर्टल पे आता है, 10 सेकंड में आपकी टेबल पे है, आप जवाब बना दीजिए, 10 सेकंड में आपका पहुँच जाएगा। तो वो तो स्वाभाविक है कि स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा। अब जो वर्ड आज की डेट में सोशल मीडिया और जिस ढंग से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन हुआ है, उसका बेनिफिट तो दोनों साइड से मिलेगा, टैक्स पेयर को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को। जी। एक लीव एनकैशमेंट के रिगार्डिंग भी चेंज आया सर। पहले लिमिट वो 3 लाख हुआ करती, अब उसे 25 लाख कर दिया गया सिर्फ लेकिन वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए किया है। तो सर वो गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं किया? ये जो लिमिट है लीव इनकेसमेंट की, ये प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए पहले 3 लाख हुआ करती थी। उस 3 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है इसको। तो ये बेसिकली बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि लीव इनकेसमेंट में हम देख रहे थे सरकारी कर्मचारी जो है उनकी लिमिट पहले ही बहुत ज़्यादा थी, तो वो मिसमैच बहुत ज़्यादा था, तो उसको सही किया गया है ये। जी। जो लीव एनकैशमेंट सरकारी एम्प्लॉय को जितना मिलता है वो सारा छूट में जाता है, उनके लिए तो लिखा है लीव एनकैशमेंट बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वहाँ सीलिंग की जरूरत नहीं है। तो इसलिए उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको क्यों रूल गवर्नमेंट के बने हुए हैं और आप उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि जो सरकार दे रही है वो ठीक दे रही है, वो सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, तो एक थ्रेशोल्ड रखी हुई थी कि 3 लाख से ऊपर को उसको आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो अब उसको बढ़ा के बहुत दिन हो गए तो 25 लाख कर दिया गया। ये बेनिफिट। तो इसलिए आपका जो सवाल है कि प्राइवेट को गवर्नमेंट को नहीं दी, वो कारण ये है कि उनको तो ऑलरेडी छूट पूरी मिलती है। जब फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आया था तो उसमें कुछ 50 to 500 की फिगर आ रही थी, तो सर वो कहाँ से आ रही है? उस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है सर कि 50 to 500 है कि 50,000 है। कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए आप थोड़ा सा आप समझें कि शिप एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ को जो काम पे जाते हैं उनको 50,000 की छूट दी है। जो 15,000 की आप बात कर रहे हैं वो एक फैमिली पेंशन के लिए है।
एक सेक्शन है इनकम टैक्स में 57 जिसके अंदर कहा जाता है कि जिसको फैमिली पेंशन मिलती है उसकी 1/3 सब्जेक्ट टू 15,000 मैक्सिमम, तो वो छूट मिलती है। तो वो भी एक छूट 15,000 की मिलेगी। तो जब आप नए रजीम में जा रहे हैं तो नए रजीम की पहली कंडीशन है कि आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो वित्त मंत्री जी ने कहा लेकिन ये 2 छूट हम दे रहे हैं, एक सैलरीड एम्प्लॉय को 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं वो, या जिसको फैमिली पेंशन मिलती है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या 15,000 जो भी मिलता है वो उसकी छूट ले सकेंगे। यही उन्होंने कहा है जी। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको बोला गया कि डिफ़ॉल्ट रिजीम बना दिया गया है, तो उसमें मतलब क्या इंटरप्रिटेशन होगी उसकी? जी, न्यू टैक्स रेजिम में देखिए जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, पहले हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख हुआ करती थी। मीनिंग देयर बाय कि 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम होती थी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत वहाँ पे होती थी। न्यू टैक्स रेजिम अब जो चेंजेस किया गया इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट को 3 लाख बढ़ा के कर दिया गया। मीनिंग देयर बाय कि 3 लाख तक आपकी जब तक इनकम रहती है आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो 50,000 का यहाँ पे एडिशनल एक बेनिफिट इसमें दिया गया है। दूसरा जो है न्यू टैक्स रेजिम में जो स्लैब जो अलग अलग आई है जो कि पुरानी स्लैब से चेंज कर दिया गया, उन्होंने चेंज कर दिया, तो उससे बहुत राहत लोगों को मिली है। तो क्या माना जाए न्यू रिजिम में जाना में फ़ायदा है या ओल्ड रिजिम के साथ जुड़े रहना में ही कहीं ना कहीं भला है? देखिए अभी वित्त मंत्री जी का बिल्कुल जो रुझान है वो बहुत क्लियर है कि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू रिजिम में आएँ। और एक कारण जो इस नई स्कीम को अमेंडमेंट किया है वो इसका कारण था कि पिछले वर्षों में लोगों में इतना उत्साह नहीं दिखा नई स्कीम के लिए तो लेके आने का है। अब आपका सवाल है कि किस में जाना चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट नई स्कीम लगेगी। अगर आपको नई स्कीम लगेगी अगर आपको नई स्कीम से बाहर जाना है तो आपको स्पेशली ऑप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं है कि आपको ओल्ड में आप नई स्कीम के अगर मैं पहले से ही आप कुछ भी हैं अभी अगले साल की जब अपनी वो इनकम टैक्स की विवरणी या रिटर्न भरेंगे तो वो ये मान के चलेगा आपसे कि भी आप नई स्कीम में हैं। अगर आपको उससे बाहर निकलना तो कहना पड़ेगा, एक फॉर्म जाएगा स्पेशली कि मैं टिक करूंगा कॉलम और एक फॉर्म आएगा जिसको आपको फाइल करना है कि भाई ये मैं ओल्ड रजीम में रहना चाहता हूँ, मैं नई रजीम में नहीं जाना चाहता। लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत बढ़िया है, जब वो रिटर्न भरने लगे तो कंप्यूटर पे दोनों तरह से कैलकुलेशन कर ले, न्यू रिजीम में कितना बनता है, ओल्ड में कितना बनता है। जिस स्कीम में भी फायदा लगे, टैक्स कम लगे, वो उसको ऑप्ट कर दे। वो हर साल टू साल कर सकता है। यानी कि अब आप रिटर्न भरने लगे, आपने कहा मेरी इनकम जैसे आपने कहा 10 लाख रुपए की है, आपने कहा कि मैंने जैसे कैलकुलेशन की कि आपकी इनकम 52,500 रुपये की आ रही है, टैक्स आ रहा है और नई रिजीम में। आपने ओल्ड रिजीम में कहा नहीं मैंने तो PF भी कटाया मेरा, तो मैंने तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी लिया और वो लिया, और वो इनकम के हिसाब से आपका 6 लाख रुपए की टोटल इनकम बनती है डिडक्शन के बाद। तो 12,500 प्लस 20% 32,500 आपको लगता है वो अच्छा है तो आप उसको टिक कर दीजिए, आप ओल्ड रजीम में चले जाएं। लेकिन पता लगा कि आपने कोई एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं लिए, ओल्ड रजीम में जाने लगे, वो टैक्स बन गया 60,000, तो आप नई में आ जाइए। वो तो आपको हर साल छूट है, इस साल ये कर लीजिए, अगले साल फिर बदल लीजिए। लेकिन जिसकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है उसको ये ऑप्शन नहीं होगा, उसको एक साल जिंदगी में एक बार ऑप्शन मिलेगा। वो यानी कि जब अपनी वो रिक्शा भरने लगेगा ओल्ड रिजीम उसके लिए डिफ़ॉल्ट होगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं ओल्ड रिजीम में नहीं, मैं तो सॉरी न्यू रिजीम में बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर वो कहता है न्यू रिजीम में नहीं मैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहता हूँ तो वो टिक कर दें, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस नहीं आएंगे। एक बार ऑप्शन ओह अच्छा, मतलब हर साल उसके एक पास बार ऑप्शन चेंज करने का मौका मिलेगा, दोबारा बार बार नहीं। बिजनेस वाले को। बिजनेस इनकम जी। यानी कि ITR भरने के लिए आप लोगों की शरण में ज़्यादा जाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लैरिटी तो आप ही देंगे ना, हम लोगों को तो इतनी समझ नहीं है, या हम लोग भी आम इंसान भी सीधे साधी भाषा में इसको समझ सकता है कि न्यू रिजिम में जाने में फ़ायदा है या ओल्ड रिजिम में, मतलब कैलकुलेट कैसे करेगा वो? देखिए सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो सिस्टम रिटर्न फाइल करने का है वो बहुत सिंपल बना दिया गया है, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। जितने कॉम्प्लिकेशंस है रिटर्न भरने में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, निश्चित रूप से लेनी पड़ेगी, और वही कैलकुलेशन करके डिसाइड किया जाएगा कि ओल्ड स्कीम में जाना है या न्यू स्कीम में जाना है। जैसा जैन साहब ने भी बताया कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम में आप एक बार ही चेंज कर सकते हैं अपना ऑप्शन, बार बार चेंज आप नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है, किसी अलग सोर्स से इनकम है, तो आप बार बार ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, हर एक साल आप चेंज कर सकते हैं। जी, अगल बगल से कोई सवाल नहीं आ रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन पे स्लैब्स बनाई गई पहले से, और उन पे टैक्स लगता है 10%, 20%, 30%। और जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके एनोनिमस डोनेशंस पर 30% टैक्स लगाई जाती है, या उनके जो नॉन टैक्सेबल पोर्सन है 5% ऑफ टोटल डोनेशन या 1 लाख विच एवर इज़ हायर। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ने जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको मानी जाती है
हाँ, उन पे मतलब ये स्लैब्स क्यों लगाया गया, या मतलब इन पे रिलीफ क्यों नहीं दिया? कोऑपरेटिव सोसाइटी या चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, दो अलग अलग हैं। इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत यह है कि हम ये समझते हैं कि वो भी सोसाइटी है और वो भी सोसाइटी है। वो सोसाइटी के आगे एक वर्ड लगा कोऑपरेटिव। जो सोसाइटी बनती है चैरिटेबल, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, इसको हम पब्लिक ट्रस्ट मान के चैरिटेबल मानते चलते हैं, और उसकी मलकियत किसी के पास नहीं होती है, वो पब्लिक है। और एक दिन एक बार जिसने ट्रस्ट बना दी या सोसाइटी बना दी, वो बनाने के बाद उसका रोल खत्म, वो पब्लिक भी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो उसकी सरकार मानती है हम टैक्स कलेक्ट करते हैं और समाज सेवा करते हैं, समाज में लगाते हैं सोशल। इसी तरह सरकार कहती है कि अगर आपने एक सोसाइटी बनाई है समाज की सेवा के लिए तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, तो उसकी कंसेशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सिर्फ एक मॉडल है बिजनेस करने का, एक काम करने का, कि गांव में शहर में कुछ लोग मिलकर इकट्ठे होकर काम करना चाहते हैं तो काम कर लें, एक कोऑपरेटिव बना लें। जैसे मिल्क दूध की डेयरियाँ बनी, अमूल बना, ये बना, डेयरी बनी, वो मिल के काम करते हैं, लेकिन उनकी इनकम तो बिजनेस है, जो इनकम आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके ऊपर इसलिए स्लैब बनाया 10,000 तक 10%, जैसे आपने ठीक कहा, 20,000 तक 20%, फिर 30% का स्लैब आता है। लेकिन एक बहुत बड़ी छूट थी इस बजट में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 1/4/2023 के बाद बनेंगी और 31/3/24 से पहले वो प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उनकी इनकम पे 15% ही टैक्स लगेगा। तो वो बहुत बड़ी छूट दी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की मूवमेंट। मेरा ऐसा मानना है कि इससे रूरल डेवलपमेंट में, रूरल इकोनॉमी में, विलेज में बहुत एक अच्छी बड़ी मूवमेंट आ सकती है कि कुछ 10-12 लोग मिलके अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, कुछ वो मिलके जो भी वहाँ की लोकल प्रोडक्शन है उसको बढ़ा के फैक्ट्री लगा लें, कुछ वर्किंग कर लें, तो उसकी इनकम पे सिर्फ 15% टैक्स लगेगा। जी जी। गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक ये रुझान रहा कि वो न्यूज़ टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रहे हैं, और ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप था कि 87A की रिबेट जो है इज़ बिंग प्रपोज टू एक्सटेंड अप टू ₹7 लाख। तो जो डिडक्शंस की जो बात करें हम अंडर चैप्टर 6 से, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी कि एटलीस्ट न्यू स्कीम में 80C में जो लाइफ इंश्योरेंस और 80D में मेडिकल इंश्योरेंस की छूट हमें मिलनी चाहिए उसमें, या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, सरकार की मंशा रही है कि धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, इंडिविजुअल टैक्सेशन में भी, जितना ये एग्जम्पशंस है चैप्टर 6A में हमें 80s में जितने डिडक्शंस मिलते हैं, डिडक्शन फ्री इनकम टैक्स स्कीम को लागू करना है। डिडक्शंस में जो प्रॉब्लम आती थी, हम लोग लिटिगेशन में केसेस देखते हैं कि आपने क्लेम किया, क्लेम IQ आपको क्लेम नहीं दे रहा है, या फर्जी क्लेम भी लोग कर देते थे। HRA के कैलकुलेशन में हम लोग देखते थे कि रेंट रसीद जो है फर्जी मिल जाती थी, उसको IQ नहीं मांगता था, टैक्स नहीं मानता था, टैक्स उस पर लगा दिया जाता था। तो धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो 15% टैक्सेशन की स्कीम आई है, और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, तो डिडक्शन फ्री रेजिम की हम बात कर रहे हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें जो 50,000 का जो दिया गया, ये एक तरीके से बोनांजा हमें मिला, अदरवाइज वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन किसी भी तरीके का न्यू रेजिम में डिडक्शंस नहीं मिलेगा हमें, और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि ये ओल्ड रेजिम जो चल रही है इसको 1-2 साल में बंद कर दिया जाएगा और न्यू रेजिम ही आगे चलेगी। यानी सरकार भी जो है सेफ पाथ देख रही है, किस तरीके से निकला जाए ओल्ड रेजिम से? नहीं, देखिए, सरकार का इच्छा नहीं है इसमें। देखिए, इकोनॉमिक है देश की, इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है स्कीम। कहना क्या है कि करदाता के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर कैसे दी जाए, और दूसरा, सरकार ये नहीं चाहती कि आप डिडक्शन नहीं लीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट मत करिए, निवेश मत करिए। सरकार कह रही है पहले मैंने आपको एक बास्केट दी बना के, और मैंने कहा इसके अलावा आप कुछ करेंगे तो डिडक्शन नहीं देंगे। अब मैंने आपका टैक्स रेट कम कर दिया, मैंने कह दिया कि आप 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अब आपके पास बाजार में बहुत सारी बास्केट, आप जहाँ निवेश करना चाहें कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप NSC ही खरीदिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप एक फिक्स डिपॉजिट बनाइए 5 साल के लिए, बना के ये वर्किंग कीजिए। बास्केट छोड़ दी गई है। और क्योंकि अर्थव्यवस्था में अब आपके केस में मैं कहूँ, जैसे आपकी आय 10 लाख रुपए है, तो आपको निवेश करना पड़ जाए 1.5 लाख रुपए का ETC में, आपको 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस ले लें, 2 लाख हो जाता है एक तरीके से। हाँ, तो आपके हाथ में पैसा कितना बचा? इनकम तो 6 लाख कर लिया आपने डिडक्शन घटा के, लेकिन आपने 4 लाख रुपए पैसा आपके हाथ से निकल गया। लेकिन अगर मैं अब 4 लाख आपके हाथ में छोड़ देता हूँ और उसमें सिर्फ 50,000 रुपये टैक्स मांगे, 3.5 लाख एक्स्ट्रा आपके हाथ में आ गए, तो आपके हाथ में बाजार में परचेज करेंगे, आपके मार्केट की वो बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, जहाँ से खरीदेंगे उसकी सेल बढ़ेगी, उसकी सेल बढ़ेगी तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ग्रोथ आएगी, तो रोजगार बढ़ेंगे। तो सरकार का कहना है कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे छोड़ा जाए, तो एक एग्जम्पशन और डिडक्शन पैसे कम करने के हाथ में, जिसे कहते हैं कि मनी सप्लाई कम हो रही थी, वो परचेजिंग पावर आप बढ़े। अब आपके घर वाले भी सब खुश होंगे। पहले तो कहते थे साहब मैं तो 6 लाख है, 50,000 रुपये पर मंथ आपको दे सकता हूँ। अब वो कह सकते हैं नहीं साहब, आपके हाथ में तो 75,000 रुपये महीना है और हमारी खर्चा कीजिए, हम होटल जाएंगे, हम घूमने जाएंगे। यानी कि यहाँ सीधे तौर पर तो छूट दे दी है, लेकिन आपके पास अगर
डायरेक्ट बेनिफिट है, आपके पास पूंजी है, आपके जेब में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट करेंगे, उस पर खर्च करेंगे, उस पर जो टैक्स लगेगा वो मुनाफा सरकार का होगा। हाँ, उस पर आपको टैक्स देना होगा। हाँ, जो भी मुनाफा आपको होगा, प्रॉफिट हाँ, आपको होगा, हाँ, उस पर भी आपको टैक्स देना मतलब होगा। सरकार ने थोड़ी ढील दी है, आप और दूसरी चीज खर्चा क्या है? कीजिए और खर्चे के बदले हमें और अन्य न्यू रेजिम को resources से- पॉपुलर बनाने के लिए जी। सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान सहा है। इसके लिए अपने पॉकेट से जो है इसमें इस कैलकुलेशन में 35,000 करोड़ रुपया का सरकार को इसमें नुकसान हुआ है। सरकार बहुत अच्छी तरीके से चाहती है कि ये न्यू स्कीम पॉपुलर हो और सारे लोग न्यू स्कीम में आकर के रिटर्न फाइल करें। और एक चीज़ आप और देखिएगा, जो सरचार्ज की बात है, सरचार्ज में न्यू स्कीम में सरचार्ज को, जो मैक्सिमम सरचार्ज जो 37% होता था, उसको हटा के 25% कर दिया गया, जबकि ओल्ड रेजिम में सरचार्ज को एज इट इज रखा गया है। आपको 43% के आसपास आपको टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आप ओल्ड स्कीम में, अगर 5 करोड़ से आपकी ज़्यादा इनकम है तो सरकार बहुत अच्छी तरीके से चाहती है कि हमारा जो है न्यू स्कीम जो है ये ज़्यादा पॉपुलर हो। और इसके पीछे भी एक इकोनॉमिक्स है कि पिछले बार जब 2020 में जब ओल्ड न्यू स्कीम आई थी, उसके बाद से लोगों ने जो रिटर्न फाइल करी, तो अभी जस्ट पिछले साल टोटल रिटर्न हमारी 7.5 करोड़ रिटर्न फाइल हुई, उसमें केवल 5 लाख रिटर्न जो है न्यू स्कीम में फाइल हुई थी 7.5 करोड़ में से। तो ये स्कीम एकदम से पॉपुलर नहीं हो पाई थी, तो इसको पॉपुलर करने के लिए सरकार ने दिल खोल करके चीजें दी है सबको। कोई सवाल? बजट में अनाउंस किया गया है कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में लिमिट जो प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख थी उसको 75 लाख कर दिया गया और बिजनेस वालों के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया। तो बताना चाहेंगे कि किस टाइप के प्रोफेशनल्स और बिजनेस वाले होते हैं और क्या बेनिफिट ये लिमिट बढ़ाने से मिलेगा इनको? जी जी। देखिए, सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो ये मान के चलती है कि जो छोटे व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल हैं, उनकी ईजी लाइफ कैसे की जाए। तो पहले सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ तक की जिसकी इनकम है उसके ऊपर आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं, कोई ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी 8% की इनकम मानते हैं। और साथ सरकार ने कहा था कि 6% मानेंगे अगर चेक से पेमेंट आती है तो सारी सेल आपकी होती है। अब उन्होंने सरकार ने 2 से 3 करोड़ बढ़ा दिया है उन लोगों के लिए जिनकी पेमेंटें चेक से आती है, और 6% उसकी इनकम मानी जाएगी। इसी तरह से प्रोफेशनल को कहा है कि 50 लाख से 75 लाख तक का आपको ना बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी, ना अकाउंटेंट रखने की जरूरत, कोई काम करने की जरूरत नहीं, आपकी सिर्फ 50% मानी जाएगी, लेकिन शर्त है कि 95% पेमेंट चेक से आनी चाहिए, सिर्फ 5% तक की कैश में आ सकती है। अब ईज़ हो गई बहुत। अब मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको, जिसकी टर्नओवर 3 करोड़ है और साल में, वर्ष में मैं 300 दिन मानूं वर्किंग करके, 52 संडे निकाल दूं, बाकी हॉलीडे निकाल दूं, 1 लाख रुपए पर डे की जिसकी सेल है, एक होटल वाले की, एक रेस्टोरेंट वाले की, एक सब किसी की भी, उसको अपने अकाउंटेंट भी रखने की जरूरत नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए रखे तो रखे, सरकार के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और टैक्स कितना देना पड़ेगा उसको? अगर मैं आज की डेट में अगर उसकी टर्नओवर पे 3 करोड़ पे 6% के हिसाब से लगाऊं, 18 लाख रुपए की इनकम मानी जाएगी। और 18 लाख रुपए के नए रजीम के हिसाब से उसको टैक्स की कैलकुलेशन करके आपको बताऊं तो जैसे मैंने कहा ना, 12 लाख पे 9 लाख पे 45,000 रुपये बनते हैं, 12 लाख पे 45 जोड़ दे 90 हो गए, और 12 से 15 के अंदर कितने हो गए? 60,000 जोड़ दे तो 1.5 लाख रुपया हो गया, और उसके बाद 30 लेकर 3 लाख रुपए, 3 करोड़ पे 3 लाख रुपए टैक्स, 1% टर्नओवर का सिर्फ इनकम टैक्स जाएगा। इससे बढ़िया क्या चाहिए करना? किताबें, इससे ज़्यादा खर्चा तो अकाउंट्स और ऑडिट में हो जाएगा। क्या हुआ? इससे ज़्यादा हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या स्कीम मिलेगी? हमारा न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं, बट देश के कारोबारियों को इतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो कैसे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं जो अभी आपने बताया, और कैसे हम उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करा सकते हैं? जी जी, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। न्यू टैक्स रेजिम जो है, न्यू टैक्स रेजिम में इसको पॉपुलर करने की ज़रूरत है, सबको बताने की ज़रूरत है। हम लोग सेमिनार करें, कार्यशाला करें और सबको बताएं कि न्यू टैक्स रेजिम में, इसमें कल भी मैं एक निर्मला सीतारमण जी का एक सेमिनार में सुन रहा था, उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है, यू कैलकुलेट योर टैक्स विथ ऑल योर स्कीम आल्सो। आप दोनों स्कीम में कैलकुलेशन कीजिए और जहां आपको सुविधा लगती है, जहां पे कम आपको आता है, आप उस स्कीम को ऑप्ट कीजिए। केवल बिजनेसमैन को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो एक बार केवल चेंज कर सकता है, लेकिन बाकी सैलरी क्लास जो हैं उनको ये ऑप्शन हमेशा के लिए अवेलेबल है। रही आपने कारोबारियों की जो बात करी, तो कारोबारियों के लिए, एमएसएमई के लिए जो है, जो अभी जन साहब ने एक्सप्लेन किया, जो 2 करोड़ लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है और 75 लाख कर दी गई है, 50 लाख से बढ़ा करके प्रोफेशनल्स के लिए, तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। बेसिकली इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत समय से की जा रही थी कि इस सीमा को बढ़ा दिया जाए, और सरकार ने इसको सुना और बढ़ा दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है। जी जी, और कहीं ना कहीं एक बात सामने है कि हम लोग $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और उसमें हमारा जो मुकाबला है जिन देशों से है,
वहाँ पर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लिया जाता है भारत की अपेक्षा। क्या देश के तौर पर, हम नौकरी पेशा लोग हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमारी जेब में ज़्यादा पैसा आ रहा है, देश के तौर पर जब हम इतने कड़े मुकाबले में हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर, तो ये कहीं ना कहीं हमें हमारे कदम रोकेगा तो नहीं? नहीं साहब, ये तो कदम बढ़ाएगा। इसका कारण आप समझिए, देखिए विकसित देश और विकासशील देश में डिफरेंस है। आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हो जाए तो आपकी कैपेसिटी, जिसे हम क्षमता कहते हैं, देने की बढ़ जाती है। अब हम कहते हैं ना, जिसके 3 लाख हम टैक्स नहीं लेते और 3 लाख से 6-5% देते हैं, वो क्यों कहते हैं? जिसे प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। तो इंडिया आज की डेट में अभी भी डेवलपिंग कंट्री है और सारा पर्पस इस स्कीम, नई स्कीम का, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को स्पीड देने का है। क्योंकि आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो आप खर्चा ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन होगी, डिमांड आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमी चलेगी। और जो जीडीपी है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको बढ़ाने का होता है कि आप उस पैसे को कितनी फास्ट रोटेट करते हैं, इकोनॉमी को। जी, आप जब, क्योंकि विकासशील देशों में क्या होता है, जो जितने विकसित देश हैं, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, उनके यहाँ क्या है कि सुबह एक कर्मचारी अपने दफ्तर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में, वो दिन में जाके वो जो पैसा उन्होंने कमाया वो खर्चा करते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। जिस दुकानदार का सामान बेचा वो शाम को रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट में जाकर खर्चा करता है, उसके व्यापार। तो एक दिन में पैसा 3 बार घूम गया। इसी तरह से आज की डेट में जब आपके हाथ में पैसा ज़्यादा मिलेगा, सरकार ने नई स्कीम में कहा कि सब आपको निवेश करने की जरूरत नहीं है, तो आप बाजार में जाएंगे, खर्चा करेंगे। जिस दुकान वाले से सामान खरीदेंगे उसकी इनकम बढ़ेगी, उसके हाथ में पैसे आएगा, वो आएगा तो शाम को वो भी कहीं ना कहीं शॉपिंग करने जाएगा। जिसके हाथ में जाएगा उसको जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, उसके हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, वो शाम को होटल में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, पिक्चर हॉल में जाएगा, एंटरटेनमेंट में जाएगा, सिनेमा में आएगा, वो खर्चा वो करेगा। तो इकॉनमी को बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। और जो हमारी प्रोजेक्शन है विश्व में आज की डेट में, इंडिया का एक ऐसा ही राष्ट्र है जिसकी सबसे बढ़िया ग्रोथ आ रही है। 3 साल के कोविड पीरियड में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आई कि जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था पे सवाल उठाना पड़ गया हो। ब्रिटेन जैसे देश को भी बहुत देर से सोचना पड़ रहा है कि कितनी तेज इन्फ्लेशन है और मेरी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा हूँ। भारत के बारे में कोई ये नहीं कहता कि भारत की इकोनॉमी में कोई सवाल है। जी, इसकी वजह यह है कि हमारा जो आंतरिक बाजार है वो बहुत मजबूत है और इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने वाला है ये नया टैक्स स्लैब। नहीं, निश्चित रूप से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि समय के साथ देखिए परिवर्तन चाहिए होता है। तो समय के साथ साथ जो जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई, उसके बाद से ही हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि सरकार एक नए सिस्टम की तरफ जा रही है। हालांकि डायरेक्ट टैक्स कोड एक नए बनने की बात हो रही थी, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टैक्स सिस्टम है ये 1961 का बना हुआ है और डायरेक्ट टैक्स कोड के लिए 3-4 अलग अलग कमेटियाँ भी बनी, लेकिन ये सही तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसमें टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और इस तरीके से ये न्यू रेजिम जो लाया गया, जो कि बेसिकली अनएक्सपेक्टेड था जब 2020 में एक पहली बार जब ये आया, लेकिन इस तरीके से सरकार ने सोचा और इस तरीके से एग्जम्पशन फ्री और डिडक्शन फ्री जो है टैक्सेशन सिस्टम की जो बात सामने आई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और प्रोग्रेसिवनेस को बताती है सरकार की। जी जी, आपका विचार? नहीं, देखिए क्या है कि जो आज की डेट में जो परिस्थिति मैंने बताई कि सरकार की दुनिया है कि ये जो आज की डेट की जो सोच है, जो सिस्टम को हमने बिल्कुल चेंज करके नया बना दिया है इकोनॉमी के बारे में। और जो हम जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, हमें आगे सोचना तो ज़रूरी है, आगे की क्या कैसे अर्थव्यवस्था है। अगर हम विकसित देश को विकासशील देश से विकसित देश की तरफ जाना है तो हमारी सोच, हमारी कार्यप्रणाली भी उसी तरह से होनी पड़ेगी। तो इस समय जो मैं देखता हूँ भारत की जो पोजीशन है इस समय विश्व में, एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत बढ़िया है इस समय हमारे हाथ में, हमारे रिलेशन सभी कंट्रियों से बहुत अच्छे हैं। चाइना की वजह से आज की डेट में बहुत बड़ी एक सोच बदली है कि चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल वर्ल्ड कहलाता है उसको दूसरे देश में लेके जाया जाए। और भारत एक ऐसा देश है जो एक किसी भी निवेशक को जो भी अपनी फैक्ट्री या प्रोडक्शन लगाना चाहे तो 3 चीज़ें देखता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी देखता है। मेरा मानना है कि आज की डेट में हमारे कंट्री में पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई कहीं ऐसा नहीं लगता, पूरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सारे रेगुलेटर पूरे ढंग से काम करते हैं, चाहे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे सेबी हो, चाहे इंश्योरेंस वाले हो, रेगुलेटर पूरी तरह से काम करते हैं। और इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे यहाँ डेवलपमेंट देखने लगेंगे, रोडवेज, हाईवेज, पोर्ट, हेलीपोर्ट। वित्त मंत्री जी ने बजट में कितनी अनाउंसमेंट करी कि पोर्ट, हेलीपोर्ट के बारे में कितनी अनाउंसमेंट की उन्होंने।
हमारे ये जो अभी वंदे भारत ट्रेन के बारे में स्पीड देने की जो बातें हो रही हैं, ये सब इस बात के इशारे हैं कि इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो हमारी टैक्स प्रणाली भी उसी लाइन में जाएगी, मतलब उसको चेंज करके लेके जाना पड़ेगा। यानी कि सारे क्षेत्र अगर गतिमान है तो हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसको भी गति कहीं ना कहीं प्रदान करनी पड़ेगी। केडिया साहब आपका और वेद जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारी जनता जनार्दन का, थैंक यू।